अभी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आगे आपकी आवाज। बिल्कुल सर, आगे सवालों का सिलसिला आप आगे जारी रखिए सर। नमस्कार सर, जीत के लिए पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत आपने की है और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है आपने स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको एक बार कुछ ज्यादा बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जब एज ए अफसर के तौर पे मैंने आपसे बात की थी, मैंने देखा था कि कितने शर्मीले हैं, कोई बात कहने के पहले कितनी बार सोचते हैं, और राजनीति में जाने के बाद ये सारा परिदृश्य चेंज हो गया। मैं नहीं, शर्मिला तो शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन आपकी बधाई शुभकामनाओं के धन्यवाद। निश्चित रूप से हर प्रतियोगिता कठिन होती है और चुनाव में खासकर पता नहीं होता कि कितनी किलोमीटर की प्रतियोगिता है, तो बहुत अच्छे से प्रतिभाग करना होता है और यही हमने किया। व्यक्तिगत रूप से मैंने, मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन ने किया और इसको मतदाताओं ने पसंद किया। जो विकास और सुरक्षा की राजनीति सबके सामने आई है, कार्य आए हैं, उस पर मोहर लगी है। असीम जी, मुझे ये बताइए कि अफसरशाही में एक क्यों होता है कि भाई आदेश का पालन करना होता है। अफसरशाही और पॉलिटिक्स में आपने क्या अंतर देखा, और अब तो आपने जमीन पे उतर के राजनीति की, तो इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है? अफसरशाही में आपके पास डायरेक्ट पावर थे और इसमें जिस तरीके से जनता ने आपको चुनने का काम किया, जनता की इतनी अपेक्षाएं हैं आपसे, तो ये इसमें कैसे तारतम्य बिठाने की कोशिश आपने की? जो सरकार का कार्य है उसमें मूल रूप से आदेश चलता है और राजनीतिक पार्टी एक स्वयंसेवकों का समूह होती है। यहाँ पे अनुरोध, तो काम वही है, उसी तरह के टारगेट पूरे करने हैं, उद्देश्य पूरे करने हैं, लेकिन आदेश और अनुरोध में कार्य संस्कृति का बहुत बड़ा अंतर होता है और ये अंतर मुझको दिखा पिछले 2 महीने में। क्या ये परिवर्तन मुश्किल था? नहीं, मुश्किल नहीं था, क्योंकि पुलिस में भी आदेश चलता है, लेकिन अगर हमारा साथी पुलिसकर्मी अगर मन से उस बात को समझ रहा होता है, सही समझ रहा होता है, तभी उसका पालन अच्छे से हो पाता है। अगर वो हमारे आदेश को गलत समझ रहा है लेकिन केवल ऊपरी तौर पे आदेश की है, तो वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है। केवल यही अंतर है, बाकी हाँ, वर्दियों का, कपड़ों का अंतर है जो प्रत्यक्ष दिखता है, पर मूल उद्देश्य इस तरीके से नागरिकों की सेवा करना है, सरकार के लिए काम करना, ये वही रहता है। वैसे तो असीम भाई, मैं आपको बताऊं कि कुर्ता पजामा पहनना तो वैसे पहनते होंगे, लेकिन इधर आपने चुनाव में जो है उसका पूरा इस्तेमाल किया। अभी कुर्ता पजामा में केवल एक नए तरीके में, और मैं आपसे त्योहार आदि पे पहनता था, वैसे ही पहनूंगा। बाकी जो शर्ट पैंट और सदरी पहले, वही अभी पहन रहा हूँ। और खैर कपड़ों का उतना महत्व नहीं है, क्या काम करते हैं वो महत्व है, और जो विश्वास हमारे नागरिकों ने, मतदाताओं ने करना नहीं। असीम भाई, मैं ये कह रहा था कि आजकल देखिए, जो कुर्ता पैजामा या खद्दर पहनता था उसकी पहचान नेता के तौर पे होती है, लेकिन आपने उस पहचान को ही पूरा बदलने की कोशिश की है। आपका कहना है कि राजनीति तो आप करेंगे जनता के लिए, लेकिन सदरी और पैंट शर्ट पहन के करेंगे। बिल्कुल यही मैंने कहा कि ऊपरी कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता है, और जो कपड़ा हम पहन रहे हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है, कुर्ता पजामा पहनता हूँ, विशेष अवसरों पर पहनता हूँ, और कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये शायद सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि सुरक्षा के लिए, विकास के लिए क्या काम होने चाहिए, नागरिकों की अपेक्षा क्या है। नागरिकों की अपेक्षा इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि उनका विधायक शर्ट पहनता है कि कुर्ता पहनता है, काम क्या करता है, ये अपेक्षाएं हैं, और असली सवालों के ऊपर ही मैं केंद्रित रहना चाहूंगा। और इसी से मुझे लगता है कि हमारे नागरिक, हमारे मतदाता होंगे। असीम मनोज साहब, एक और मेरे मन में सवाल है। सभी लोगों ने मुझसे एक कॉमन सा सवाल पूछा कि असीम मनोज जी की बहुत सर्विस बाकी थी, वो डीजी बनते, वो
भारत सरकार में बड़े अफसर बनते, एकाएक उनके मन में अरविंद ऐसा क्या आ गया होगा जिसकी वजह से वो राजनीति की तरफ टर्न हो गए। तो खैर आप व्यस्त थे, आपसे हमारी बहुत सारी बात तो नहीं हुई, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा कि आपने परिवार के साथ मंत्रणा की और ये बड़ा निर्णय लिया। आप मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने असीम अरुण को नौकरी छोड़ के राजनीति में लाने का काम किया? ये अभी थोड़ा सा अंतर इसमें रहा, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तय किया कि अब राजनीति में आने का समय आ गया है और मैं पार्टी और मैं परिस्थितियां ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं नए नेतृत्व को ढूंढती है, तलाशती है, और जो पुराना नेतृत्व तलाशती भी है। तो मुझको पार्टी ने एक अवसर दिया, एक सुझाव दिया कि क्यों ना अपनी मातृभूमि कन्नौज को अपनी कर्म की बनाए और पार्टी के साथ जुड़ते काम। तो ये सुझाव केवल भारतीय जनता पार्टी से ही आया। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श है और जो मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए आदर्श है, उनमें कोई मतभेद नहीं, बिल्कुल सेम आदर्श है, और जिसके लिए मैंने इस पर विचार किया। बाकी सब हैं अपने हित की बातें हैं कि 9 साल की सर्विस बची थी, घर का चूल्हा कैसे चलेगा, ये सारी चीजें व्यवस्थित हैं। मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मिलेगी कुछ अपने फाइनेंसेस, ठीक है। एक क्राउड फंडिंग एक्सरसाइज करके मैंने जितना राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए था वो पूरा आप जैसे लोगों ने प्रदान किया, शेयर किया, और उससे सभी काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो पुलिस का काम बहुत ही अच्छा काम था, मैंने अपनी वर्दी बड़े शौक से पहनी, लेकिन अब जो बड़ा कैनवास भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रेरित करके दिया है, उस पे काम करेंगे। उद्देश्य उसी प्रकार के होंगे, कार्य प्रणाली, कार्यशैली में परिवर्तन। असीम, अरुण साहब मुझे ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि इस काम की सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता है? अब मैं एज ए पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि असीम अरुण पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, असीम अरुण ने दुनिया देखी है, और आप कहीं पे भी होंगे एज ए विधायक, एज ए मंत्री, जो भी भारतीय जनता पार्टी आपको जिम्मेदारी दे, जो भी काम करने का जहां भी मौका दे, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरीके से और कौन सा काम आप करना प्रेफर करेंगे? एक तात्कालिक काम और कुछ एक दीर्घकालिक काम। पहले मुझे लगता है वो जो निराश्रित गोवंश या कुल पशु हैं, उनकी समस्या है। काफी हद तक ये हल हो भी चुकी है और कन्नौज में हमने कई गौशालाएं जो बन के तैयार थी उनको चालू कराया, लेकिन उन गौशालाओं में भी चारे की व्यवस्था, पशुओं के इलाज की व्यवस्था भी उतनी संतोषजनक जितनी हम चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करना है, खासकर इसलिए भी इसका मैंने वादा किया कि इस 1 महीने के अंदर और भी व्यवस्थित करेंगे। तो ये वादा भी था और लोगों की वास्तविक और तात्कालिक परेशानी भी थी, उसको दूर किया जाएगा, जिसमें कि मुझे लगता नहीं कि 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। दूसरा जो बड़े काम हमारे हैं उसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य है। एक पैसे वाला व्यक्ति है और स्वास्थ्य अपने और अपने परिवार के लिए अपने पैसे के जरिए ले लेता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है, नगर का हो या देहात का हो, वो सरकारी सेवाओं पे ही डिपेंड करता है। सरकारी सेवाओं में पिछले 5 साल में बहुत सुधार किया गया, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार किया गया, लेकिन क्या हम इतने से संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, हमको बहुत सारा काम करना है, इसको आगे बहुत अच्छा करना है, और मुख्य रूप से 2 ही बुनियादी सुविधाओं पे काम करना है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, उनको और मजबूती से हमें क्रियान्वित करना है। जो नई योजनाएं इस 5 वर्ष में आएंगी उनमें भी अपना योगदान करना है, जिससे कि पुनः मध्यम वर्ग, ग्रामीण भाई बहन वो इन सेवाओं से पूरा लाभ उठा सके, उनको नगर की ओर इलाज के लिए या शिक्षा के लिए ना भागना पड़े। असीम अरुण साहब, एक और मेरे मन में सवाल है कि जब आपने तय कर लिया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है और आप कन्नौज की धरती पे पहुंच गए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए वहां पर, जिसका आपने सामना किया, जिसको आपने अपने मन में आपको लगा कि नहीं ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इसको मैं पार कर लूंगा तो शायद आप चुनाव जीत जाएंगे? इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर,
सवाल थोड़ा कठिन है, इसलिए सोच रहा था। तो मैं इसको यूं कहूंगा अरविंद जी कि सबसे बड़ी चुनौती शायद मेरे सामने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने ये थी कि मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं राजनीति की नहीं हूँ। मैं और मेरा परिवार सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अपने मात्र ग्राम सभा जो हमारी खैर नगर है वहां की पूरी विधानसभा में। दूसरा, जो हमारे स्थानीय नागरिक है उनके मन में संशय था कि पुलिस कमिश्नर रिटायर होकर आए हैं तो कोई अंग्रेज के जमाने के जेलर टाइप के होंगे, और मैं आप जानते हैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन ये चीज सब तक पता चले पुलिस से रिटायर्ड है लेकिन बहुत क्रूर नहीं है। तो ये संदेश देना थोड़ी सी चुनौती थी, और बहुत जल्दी हुआ भी, और मीडिया के माध्यम से परिचय आज होने में आसानी से होता है। ये चुनाव काफी हद तक एक डिजिटल चुनाव रहा था, और मेरी जो व्यक्तिगत सोशल मीडिया टीम उसने बहुत अच्छा काम किया और लोगों तक मेरा परिचय भी कराया, नागरिकों की समस्याएं सुझाव मुझ तक पहुंच सके, और उसको एकत्रित करके हमने एक संकल्प पत्र बनाया अपने विधान से, जो राज्य स्तर का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, उसी के दायरे में रहते थे। हमने चिन्हित किया कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकूद, इनमें हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले हुए हैं पहले से करवा, उसको हमको अच्छा करना है या और नए प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित करने हैं। तो इस पे अब तेजी से काम होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी विधानसभा में हम चीजों को बहुत से आगे बढ़ाएंगे, अपने सरकारी अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे, जहाँ पे कोई अनुसंधान की जरूरत है तो ऐसा मैं स्वयं मदद कर सकता हूँ, या और बहुत सारे नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं वो अपना योगदान। असीम साहब, लोगों के मन में ये भी है कि असीम अरुण ने इतना काम किया पुलिस के क्षेत्र में, उनकी उसको मैं 112 की चीजें देख रहा था, जब आप एसटीएफ में थे तब भी वहां पर आपके काम को मैंने देखा था। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि अब लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, उनको लगता है कि नहीं असीम अरुण साहब सरकार में जाएं, अगर मंत्री बनते हैं तो उनको ज्यादा अधिकार होगा, कन्नौज में तो काम करने का मौका मिलेगा ही, साथ में पूरे प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी होगी, उसके अलावा आपने अपने बड़े नेताओं को बधाई दी होगी, तो हम लोग क्या अपेक्षा करें कि असीम अरुण अब हमें कहाँ, लखनऊ नजर आएंगे, कन्नौज नजर आएंगे? फिलहाल जी मैं कन्नौज में हूँ, आप देख सकते हैं, और कन्नौज में जो हमारे साथी हैं साथ आभार धन्यवाद आदि कार्यक्रम औपचारिक हो रहे हैं, और बस अभी इसी पे ध्यान। रही बात पदों हम क्या योगदान कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं अपनी कन्नौज विधानसभा जितना मेरे लिए अभी तक आदेश है निर्देश है उसके लिए अच्छे से काम करूं, यहाँ की सुरक्षा, विकास, स्वावलंबन की ओर योगदान कर सकूं, मैं बहुत संतुष्ट होगा, और इतने से संतुष्ट। चलिए सर, मैं समझता हूं कि संतुष्ट व्यक्ति ही जीवन में तरक्की करता है, बड़े लक्ष्य को लेके चलने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। आपने इंडिया न्यूज से बात की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि जिस दिन आप मंत्री बनेंगे या आपको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है तो हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे सुख दुख बचे हुए हैं जिसको शेयर करना है, और मुझे लगता है कि हम लोग इधर बहुत दिनों से मिल नहीं पाए हैं, तो मुलाकात होगी तो शायद बड़ी सुखद होगी। थैंक यू।